Hi guys, today we will look at the case. We will calculate the radius of curvature of a light ray. Now see, as you all know, a light ray that travels in a medium of variable refractive index would not follow a straight line path, it would follow a curved path. Now, uh, I'll assume that you have already attended the standard lectures of ray optics etc. and you know that कि ये जो कर्व पाथ होता है इसकी इक्वेशन वगैरह कैसे निकालते हैं, दैट इज यू नो द बेसिक्स. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ रादर ट्रिकी थिंग. It's not very difficult. It's just a 2 minutes derivation and a few examples after that. But थोड़ी सी ट्रिकी सी डेरिवेशन है and it will involve some use of wave optics. देखो, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये समझते हैं कि आप ये देखो कि मान लो सपोज देयर इज अ लाइट बीम, there is a narrow beam of light and it enters a medium. Now this is air or vacuum and this is like your medium. Now let's say that there is a beam of light which enters a medium where refractive index gradually increases as you go on and the beam enters it perpendicularly. देखो, अगर खाली रे ऑप्टिक्स देखते हो तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस बीम को बेंड होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज रे ऑप्टिक्स के हिसाब से दो इंडिविजुअल रेज हैं. और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे वेरी हो रहा है, आप इस मीडियम को इस तरह से स्लैब्स में तोड़ते हो, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है. एंड यू कैन सी कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में लाइट रे का कोई डिविएशन नहीं होता है. लाइट रेज विल सिंपली गो इन अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर इस प्रॉब्लम को आप सिंपल रे ऑप्टिक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो कोई बेंडिंग होगी नहीं. बेंडिंग होगी इस चीज को समझने के लिए वी विल हैव टू लुक एट द होल थिंग फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. सी, वेव ऑप्टिक्स में कभी भी एक लाइट रे की बात नहीं करते हैं, हमेशा एक बीम की बात करते हैं. इफ यू वांट यू कैन मेक द बीम नैरो, दैट इज ओके, बट एक लाइट रे नहीं होती है, कुछ थिकनेस उसकी हमेशा होती है. और यू नो दैट कि जिस डायरेक्शन में लाइट जाती है, लाइट बीम जाती है, उसके परपेंडिकुलर या जो चीज आप बना रहे हो उसके परपेंडिकुलर आप वेव फ्रंट्स बना सकते हो. तो मान लो ये एक वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट चलते 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 आता है सबसे पहले यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट अस से कि टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर जो वेव फ्रंट था ये जस्ट इस मीडियम को हिट करता है. इन दोनों पॉइंट्स को मैं बोल देता हूँ लेट अस से a एंड b. अब मान लेते हैं सपोज कि किसी बंदे को अगर ऐसा लगता है कि नहीं जी राइट रे तो ऐसी जो लाइट बीम है ये सीधी जाएगी, मान लो, तो उसके हिसाब से देखते हैं अगर बीम अगर सीधी जाती है तो ये वेव फ्रंट की थोड़े से टाइम डेल्टा टी के बाद जो पोजीशन होगी, ये पोजीशन होगी आपकी इस तरह से. अगर बीम सीधी जाती है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है. लेकिन अब आप देख लो ये तो हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आपको पता है कि किसी भी वेव फ्रंट के लिए यहां से यहां तक आने में अगर लाइट को टाइम टी लगा है तो यहां से भी यहां तक आने में टाइम टी लगना चाहिए. और अगर आप देख लो कि म्यू ऊपर इंक्रीज हो रहा है तो ये अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो यहाँ पे म्यू 1 है, तो थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो म्यू बोल देता हूँ सपोज, तो थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो म्यू से तो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा. दैट मीन्स लाइट की वेलोसिटी यहाँ पे थी अगर c बाई म्यू, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी c अपॉन म्यू प्लस डी म्यू. दैट मीन्स लाइट की वेलोसिटी यहाँ ज्यादा थी, ऊपर देखोगे तो थोड़ी सी कम हो जाएगी. और अगर आपको ये पता है कि इस वेव फ्रंट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में अगर टाइम मान लो लगा है डेल्टा टी, तो आप देख लो कि टाइम टेकन हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम टेकन हो जाएगा आपका ac अपॉन ये वाली जो वेलोसिटी है, लेट्स कॉल इट मे बी v1, लेट्स कॉल दिस फेलो एज मे बी v2. नाउ यू कैन इजीली सी कि v1 और v2 तो इक्वल है नहीं, और अगर v1 और v2 इक्वल नहीं है तो ac और bd भी इक्वल नहीं होंगे. इन अदर वर्ड्स लाइट रे तो अगर आप ये एज्यूम कर लेते हो कि सिंपली स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो ये ठीक नहीं बैठेगा. और अगर ये वाली वेलोसिटी कम है तो सेम टाइम में लाइट यहाँ थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. तो इस वेवफ्रंट को अगर आप देखते हो
ये वेव फ्रंट सीधा नहीं रहेगा, ये वेव फ्रंट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, बिकॉज AC थोड़ा सा BD से कम होना चाहिए, बिकॉज ऊपर वाली वेलोसिटी कम है, नीचे वाली वेलोसिटी ज़्यादा है। और अगर वेव फ्रंट टेढ़ा होगा, आपको पता है कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हमेशा लाइट जाती है, तो वेव फ्रंट अगर ऐसे टेढ़ा होगा तो यू कैन सी लाइट के डायरेक्शन को मैं ऐसे पेन से दिखा देता हूँ। वेव फ्रंट जब तक ऐसा था लाइट हॉरिजॉन्टल थी, वेव फ्रंट टेढ़ा होगा तो लाइट किधर जाएगी? वेरी गुड, बिल्कुल सही, लाइट थोड़ा सा ऊपर बेंड करेगी और लाइट आपकी ग्रेजुअली ऊपर बेंड करती जाएगी, ये बात है। तो देयरफॉर पहला पॉइंट तो अपना ये था कि अगर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में कभी भी ऐसा होता है कि जिस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हो रहा है, लाइट रे बिल्कुल उसके नॉर्मल आ जाती है, तो ये किधर बेंड होगी, कैसे बेंड होगी, उसको आप खाली रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स को लेके आना होता है। एंड यू कैन फर्दर डिड्यूस मेनी अदर थिंग्स क्वालिटेटिवली, कि जैसे आप ये देख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तेजी से वेरी हो रहा है तो लाइट रे भी तेजी से बेंड करने वाली है, शार्प बेंडिंग होगी। यू नो दैट कि शार्प बेंडिंग अगर होती है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होता है, अगर धीरे धीरे बेंड होती है कोई चीज तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है। तो आगे जो हम एक्चुअल डेरिवेशन देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना तेजी से वेरी होगा लाइट रे उतनी शार्पली बेंड होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अभी हमने हल्का सा ये आइडिया देखा है दैट विद द हेल्प ऑफ वेव ऑप्टिक्स वी हैव सीन समथिंग दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली एक्सप्लेन यूजिंग रे ऑप्टिक्स की लाइट रे अगर किसी भी मीडियम के अंदर जाती है और इस तरह से जाती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस डायरेक्शन में वेरी हो रहा है उसके परपेंडिकुलर घुसती है अगर मान लो, तो भी लाइट रे बेंड हो सकती है। और एक थंब रूल आप ये बना सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर बढ़ता है लाइट रे उधर बेंड हो जाती है। लाइट रे आप मान सकते हो लाइट रे इज वेरी ग्रीडी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर ज्यादा होता है लाइट रे ग्रेजुअली उधर बेंड होती जाती है। ये आप एक तरह से थंब रूल बना सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा तेजी से वेरी होता है उतना ज्यादा तेजी से शार्पली लाइट रे आपकी बेंड होती जाएगी। तो ये तो सबसे पहले अभी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना नहीं शुरू किया है, बट प्राइमरी एक्सप्लेनेशन ये है कि पहला पॉइंट तो ये है कि हमें इसमें रे ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा, खाली हमें वेव ऑप्टिक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और थोड़ा सा प्राइमरी आइडिया हमने देखा है कि लाइट रे किस तरीके से बेंड होती है। और एक चीज देखना कि लाइट रे का जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन को हम चाहे तो लाइट रे के नॉर्मल बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नॉर्मल के डायरेक्शन में वेरी हो रहा था तो ये लाइट रे बेंड हुई थी। मान लो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में वेरी होता, लेट्स से एक्स डायरेक्शन में, तो लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है तो जितना इधर वेरी होगा उतना ही उधर भी वेरी होगा। तो देयरफॉर लाइट को बेंड होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो बढ़ता जा रहा है तो लाइट रे की स्पीड कम होती जाएगी कंटिन्यूसली, लेकिन उसको कहीं भी बेंड होने की एब्सोल्युटली रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ध्यान रखना कि लाइट रे का जो डायरेक्शन होता है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी होगा तो कोई बेंडिंग नहीं होगी। अगर नॉर्मल के डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी होगा तो लाइट रे आपकी बेंड होगी, उस साइड जाएगी जिस साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ये बात है। तो प्राइमरी एक्सप्लेनेशन तो ये है। आफ्टर दिस नाउ वी विल लुक एट एग्जैक्टली द केस जहाँ पे हम एक प्रॉपर रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट पर्टिकुलर केस। देखो सिंपल सी डेरिवेशन है और थोड़ा नया सा कंसेप्ट है, सो it will become 100% clear only after you look at maybe a few examples, small examples, but पहले तो जरा रिजल्ट डिराइव करते हैं। देखो मान लो सपोज ये कुछ तो भी मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है और लाइट रे आती है। अब देखो बार बार मैं रे बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली अपनी आदत इस लेवल पे रे ऑप्टिक्स को डील करने की होती है, बट आई शुड आइडियली बी सेइंग अ नैरो बीम। तो मान लो लाइट की एक नैरो बीम आती है कहीं से भी और ये मीडियम के अंदर ऐसे बेंड होते हुए जा रही है। सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे देखते हैं। मान लेते हैं सपोज कि ये जो रीजन है जरा सा एक छोटी सी स्लाइस लेते हैं, इस रीजन के अंदर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। अब आपको पता है कि किसी भी कर्व के रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग होता है कि अगर आप कर्व का जरा सा सेक्शन ले लो तो
इस सेक्शन को आप जिस सर्कल के अंदर फिट कर सकते हो उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर, और उसके रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है कुछ भी RC मान लो अगर बोल देते हैं, तो ये जो दोनों पॉइंट है यहाँ से अगर आप इस सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सर्कल के सेंटर की, अगर मान लो सपोज किसी भी पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर बनाते हो तो ये सर्कल की सारी परपेंडिकुलर्स नॉर्मल्स आपके सेंटर के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और लेट अस से कि dt टाइम में अपना जो वेव फ्रंट है ये वेव फ्रंट इधर से इधर ट्रैवल करता है मान लो, ठीक है। वेव फ्रंट की जो इनिशियल पोजीशन थी इसको ए बी बोल देता हूँ, dt टाइम बाद जो पोजीशन होगी इसको मान लो मैं CD बोल देता हूँ सपोज। तो dt टाइम में वेव फ्रंट इधर से इधर तक गया, ये जो एंगल इधर से दिख रहा है थोड़ा सा इसको भी बोल देते हैं मान लो d थीटा बोल देते हैं इस एंगल को, और हमारा टास्क है कि अपने को ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है सपोज। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़े आराम से निकल आएगा अभी से। आप ये देखो कि टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो dt कैन बी रिटन एज AC अपॉन यहाँ पे लाइट की इस वाले रीजन में जो लाइट की स्पीड है ये मान लो v1 है। नाउ नोट दैट कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह सेम होता तो लाइट की स्पीड भी हर जगह सेम होती, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे बढ़ रहा है मान लो या चेंज हो रहा है कैसे भी, तो यहाँ पे और यहाँ पे स्पीड अलग अलग होगी। और बट वट एवर हैपन्स, जितना टाइम लाइट को A से C तक जाने में लगेगा सेम टाइम इसको एग्जैक्टली B से D तक जाने में भी लगेगा। तो अभी आप देखो टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बोल सकते हैं। अब फर्दर देखो AC क्या है, नाउ यू नो दैट इफ दिस गाइस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय d थीटा। तो AC कैन बी रिटन एज RC मल्टीप्लाइड बाय d थीटा। सिमिलरली BD को देख लो, अभी BD के लिए आप देख लो कि ये जो रेडियस है ये रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच जो बीम थी, इसकी बीम की जो विड्थ थी एक तरह से बीम का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की है। हमने शुरू से देखा था कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है उसको अपन नॉर्मल बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो थिकनेस है बीम की जरा सी, ये मान लो dn मान लेते हैं सपोज। तो ये डिस्टेंस dn है, ध्यान रखना इट इज अ वेरी कॉमन एरर कि लोग क्या बोलते हैं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर RC है तो इसको DRC बोल देते हैं। अभी एक दो सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे तो यू विल रियलाइज कि इसको DRC नहीं बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ तक था और इसके बाद दो एडजेसेंट बीम की जो रेज थी एक तरह से, फॉर एग्जांपल उनके बीच के डिस्टेंस को हम dn बोल रहे हैं। तो अभी आप देखो कि ये जो डिस्टेंस होगा BD, दिस विल बी RC प्लस dn मल्टीप्लाइड बाय d थीटा, ये बोल सकते हो। और बाकी काम आसान है। स्पीड आप देख लो, स्पीड हो जाती है अगर मान लो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था और dn डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इस डायरेक्शन में ये म्यू प्लस डी म्यू हो जाता है सपोज, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है मान लो, तो यू विल हैव लाइट की स्पीड हो जाती है c बाई म्यू, लाइट की स्पीड इस वाले रीजन में हो जाएगी c डिवाइडेड बाय म्यू प्लस डी म्यू। तो सबसे क्रूशियल स्टेप यही था कि हमने कहा कि अगर लाइट की नैरो सी एक बीम टाइप की ले लेते हैं तो इस बीम के अंदर बनाते हैं वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट dt टाइम में जो नई लोकेशन होगी इसकी, इसको अपन बोलेंगे CD। और फिर अपन बस इतना काम कर रहे हैं कि बीम के अंदर AC डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है उसको BD डिस्टेंस ट्रैवल करने के टाइम से इक्वेट कर रहे हैं। दोनों टाइम हमने इक्वेट किए और बस फिर इसके बाद अपन वैल्यूज रख देते हैं सारी की सारी। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके बाद माय जॉब इज काइंड ऑफ ओवर। आफ्टर दैट आई जस्ट मेक सम कैलकुलेशंस एंड ट्राई टू डिराइव समथिंग। तो आप देख लो, बाकी तो सिंपल ही है। तो यू कैन कैंसल आउट यूजलेस थिंग्स एंड सॉल्व फर्दर। इसके बाद कुछ नहीं है।
उसके बाद यू कैन मे बी जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन ऑल्सो। ध्यान रखना एज यूजुअल इनफाइनाइटेसिमल अगर दो आ जाते हैं, दो इनफाइनाइटेसिमल के प्रोडक्ट को हम नेग्लेक्ट करते हैं हमेशा। तो ये आ जाता है आपके पास कैंसल अगेन द थिंग्स। नाउ यू कैन सी कि अभी ये इक्वेशन सिंपल सी हो रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था, बाकी जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है उसको इक्वेशन के दूसरे साइड पे डालते हैं। तो लेट्स डू दैट एंड वी विल गेट आवर इक्वेशन आफ्टर दिस। यू कैन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास आ जाएगा ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एंड यू विल फाइंड इट इन ऑलमोस्ट ऑल द थ्योरी बुक्स आल्सो ऑफ स्लाइटली एडवांस लेवल। इरोडो में भी दिया है क्वेश्चन, उसमें इसको प्रूव करने को बोला है। बाकी ज़्यादातर आपको थ्योरी की बुक्स में वेव ऑप्टिक्स के सेक्शन में ये रिजल्ट मिल जाएगा, इसकी डेरिवेशन भी मिल जाएगी एंड दिस इज हाउ इट इज डन। बस थोड़ा सा लास्ट में इतना काम कर ही लिया है तो इसको इंटरप्रेट भी कर लेते हैं। देखो इंटरप्रिटेशन में आप देखो कि इसको थोड़ा सा ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, आर सी माइनस साइन तो खाली साइन है, आप इसमें यू नो वेरी वेल दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो आप मॉड लगा दो तो वो माइनस साइन हट जाएगा। वी आर नॉट रियली कंसर्न विद दैट माइनस साइन। बाकी माइनस साइन रफली आपको खाली ये बताता है कि लाइट रे किस साइड बेंड होगी, वो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि वो उस साइड बेंड होती है जिस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। बाकी थोड़ा सा और इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि ये जो चीज़ है इसको अगर मैं डी म्यू बाई डी एन करके नीचे लिखता हूँ ऐसे। अब देखो थोड़ा सा इसको ऐसे देखो कि ये हमने पहले देखा था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तेजी से वेरी करेगा, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तेजी से वेरी करेगा तो बेंडिंग शार्प होगी। ये हमने पहले ही देखा था, वो चीज यहाँ पे भी आ रही है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन ज्यादा होगा तो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, बेंडिंग शार्प होगी। अब आप देख लो कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। एंड यू नो वेरी वेल फ्रॉम द नॉलेज फ्रॉम योर पास्ट क्लास 11 की इस केस में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दो कर्व्स अगर मैं देता हूँ, जो कर्व शार्पली टर्न होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, जो आराम से टर्न होता है धीरे धीरे टर्न होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है। तो देयरफॉर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तेजी से वेरी करेगा तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, छोटा होगा मतलब कि लाइट रे शार्पली बेंड करेगी, दैट इज वन थिंग। और बाकी न्यूमरेटर को भी थोड़ा सा आप देख सकते हो कि अगर म्यू ज्यादा होगा एक तरह से तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा और लाइट रे थोड़ा धीरे धीरे आराम से बेंड करेगी। अब इसको आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मान लो सपोज वेरिएशन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन वो कम म्यू के अंदर ही ज्यादा वेरिएशन हो रहा है तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर उस हिसाब से मिलेगा। मतलब इट्स समथिंग लाइक कि अगर आप इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो लेट अस से कि आपके 99 मार्क्स आए हैं, लेकिन ये मार्क्स अगर मान लो 600 में आए हैं, डेफिनेटली दैट इज नॉट गुड। लेकिन अगर ये सेम 99 मार्क्स अगर आपके 100 में आए देन दैट इज ऑब्वियसली एक्सेलेंट। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि जो वेरिएशन है वो वेरिएशन कितना ज्यादा होगा वो मैटर करेगा, लेकिन वो म्यू की वैल्यू के ऊपर भी मैटर करेगा कि अगर कम म्यू के अंदर ज्यादा वेरिएशन हो जाता है तो उसका इफेक्ट आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये आपका रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये रिजल्ट चाहो तो याद रखना, लेकिन अगेन एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड एट द बिगिनिंग कि ये रिजल्ट आपका इस तरह की चीज है, खाली आपको तब देखनी है जब आपकी नॉर्मल जेई प्रिपरेशन हो गई हो, मेंस लेवल की भी हो गई हो, एडवांस लेवल की भी हो गई हो एंड आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है, यू आर लुकिंग एट रियली द टॉप रैंक्स ऑफ आईटी जेई। उस केस में आपको ये सब देखना है, अदरवाइज जो बेसिक्स है उसके ऊपर फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट मान लो अगर अपने आप बेसिक सारा काम हो गया, कुछ ढूंढ रहे कि आप चलो यार ऑप्टिक्स में कुछ बढ़िया चीज देखनी है समझनी है, तो इस तरह की चीजें आप देख सकते हो और सिंपल सा रिजल्ट है। एंड आफ्टर दिस वी विल नाउ लुक एट सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स और थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे तो ये
ज़्यादा क्लियर होगा कि इस इक्वेशन को किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट अवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लाइट रे। देखो क्वेश्चन तो खैर पढ़ ही रहे होगे, बाकी आपको सबको ये आइडिया होगा कि कुछ मिराज फॉर्मेशन नाम की चीज़ होती है, एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि डेजर्ट में या कोई अगर मान लो गर्मी के टाइम पे इफ देयर इज अ रोड और आपने देखा होगा कि उसके ऊपर आपको कुछ दूरी पे पानी दिखाई देता है, एंड यू नो द बेसिक थिंग्स की लाइट रे ऐसे आती है, सन रे, और लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरिएशन की वजह से ये कुछ इस तरह से बेंड होके जाती है, उससे अपने को मिराज वगैरह दिखाई देता है। और हम इसमें थोड़ा सा पहले तो ऑब्वियसली ये समझेंगे कि लाइट रे बेंड किस तरीके से हो रही है, वो सब देखेंगे। बाकी फाइनली अपन ये निकालेंगे कि ये रे जो कर्व होके जा रही है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फाइनल टास्क है। बाकी ये अपने को मालूम है कि लाइट रे इस तरह से बेंड कैसे होती है। ऑल्दो आप ये देखोगे जिस पॉइंट पे बॉटम पॉइंट पे लाइट रे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई है, वहां पे अगर आप खाली रे ऑप्टिक्स तक रहते हो तो आप ये नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये वापस ऊपर कैसे आती है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हो रहा है ऐसे। अब अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन ऐसे है, तो जब ये लाइट रे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई है तो इसको फिर रे ऑप्टिक्स के हिसाब से देखोगे तो हॉरिजॉन्टली निकल जाना चाहिए था, लेकिन हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से देखोगे तो इसको नैरो बीम मानोगे तो ये लाइट रे थोड़ी सी बेंड करेगी, और एक बार थोड़ी सी बेंड कर जाती है तो फिर उसके बाद आगे बेंड करती जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट द रे ऑप्टिक्स कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। लेकिन बॉटम पॉइंट पे आने के बाद ये वापस ऊपर कैसे उठती है, ये आपको एक्सप्लेनेशन वेव ऑप्टिक्स से ही मिलेगा। और बाकी सारी चीजें जाने देते हैं। हम पहले तो ये निकालते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह होगा, किस तरह से आप निकालोगे। तो 2 मिनट पहले आप क्वेश्चन पहले पूरा अच्छे से पढ़ लो और फिर अपन देखेंगे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालना है। ओके, maybe you can pause the video and you can have a good look at the question। और अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, we will use that formula to calculate radius of curvature। तो देखते हैं, now remove the question। देखो हमने अभी देखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है माइनस म्यू इंटू dn बाई डी म्यू, कुछ तो फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला डिराइव करने के बाद भी मैंने बोला था कि आपको इसकी प्रॉपर फील तभी आएगी जब आप एक दो सॉल्व एग्जांपल्स देख लोगे। तो अभी आप देखो कि अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन में लाइट रे जा रही है इस तरह से। अब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि जब लाइट रे अपने बॉटम पॉइंट पे होगी उस टाइम पे अपने को निकालना है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। तब आप देखो बॉटम पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल आपका y डायरेक्शन में ही है। तो बॉटम पॉइंट के लिए नॉर्मल मतलब कि y एक्सिस। इसका मतलब है कि ये जो dn मैंने यहाँ पे बोला था, ये dn मतलब और कुछ नहीं होगा, ये dn मतलब dy हो जाएगा। एक बात तो अब देख लो, इसके बाद कोई भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो यू विल सिंपली हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर मान लो माइनस साइन भूल जाओ तो ये हो जाएगा आपका म्यू इंटू dn बाय डी म्यू। यू कैन सी dn बाय डी म्यू का मतलब हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में डाल दो एक तरह से, तो डी म्यू बाय डी वाई। अगर म्यू एज अ फंक्शन ऑफ y दिया है तो डी म्यू बाय डी वाई तो आप आराम से निकाल ही सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो। डी म्यू बाय डी वाई विल बी सिंपली डी मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। So therefore this thing will be after this, ये हो जाएगा आपका इस तरह से। तो therefore रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा आपका a प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय बॉटम पॉइंट पे। अगर आपको लाइट रे का रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका बड़े आराम से मिल जाएगा। एंड एज यू कैन सी
सिंपल एग्जांपल है, एक बार अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपको 30, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड से ज़्यादा लगेंगे नहीं इस तरह के क्वेश्चंस टैकल करने में. एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर इन आवर फर्स्ट एग्जांपल. नाउ आफ्टर दिस लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल. ओके, चलो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड एग्जांपल ऑफ द सेम कंसेप्ट. वी वर लुकिंग एट the idea that how do we calculate radius of curvature of a light ray. अभी देखो एक और एग्जांपल लेते हैं एंड दिस इज अ मच मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल. थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू वुड सी एवरी डे और मे बी एवर इन योर लाइफ, बट फिर भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. देखो कंसेप्ट ये है कि मान लो जैसे कोई भी प्लैनेट है, अर्थ है, आपको मालूम है कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एयर की डेंसिटी ऊपर जाने से कम होती है. अब ऑब्वियसली डेंसिटी कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता जाता है. और अगर मान लो किसी भी हाइट के ऊपर अगर आप एक लाइट रे को ऐसे हॉरिजॉन्टली फायर करते हो तो ये लाइट रे हमारी थ्योरी के हिसाब से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे जाने से बढ़ता जा रहा है, ऊपर जाने से कम होता जा रहा है, अगर आप लाइट की नैरो बीम हॉरिजॉन्टली फायर करते हो तो इवन अर्थ के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो ये लाइट बीम ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ थोड़ी सी बेंड होगी. क्यों? तो लाइट बीम एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगी, लाइट बीम आपकी हल्का सा ऐसे कर्व होके नीचे जाएगी. एक बात. बाकी अर्थ के केस में वेरिएशन बहुत स्मॉल होता है तो कर्वेचर भी बहुत लार्ज होगा, बहुत हल्का सा, कर्वेचर भी बहुत स्मॉल होगा, तो बहुत ज्यादा कर्व होगा नहीं. बट फिर भी मान लो सपोज मैं आपको ऐसा कोई हाइपोथेटिकल प्लैनेट देता हूँ जो सुपर मासिव प्लैनेट है और उसके ऊपर का कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा है जो डेंसिटी के साथ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत तेजी से वेरी करता है. तो इस तरह की सिचुएशन में इट इज पॉसिबल कि लाइट रे इतना ज्यादा शार्पली बेंड कर जाए कि ये शार्पली बेंड करके सर्कुलर पाथ करते हुए जहां से आई थी वहीं पे वापस चली जाए. अगर लाइट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस हाइट वाली जो रेडियस है h+r जो रेडियस है इसके साथ अगर मैच कर जाता है तो लाइट रे बिल्कुल बढ़िया सर्कुलर पाथ करके आएगी और जहां से निकली थी एग्जैक्टली उसी सोर्स में वापस चली जाएगी. और हाइपोथेटिकल सी चीज है लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली अंडर व्हाट कंडीशंस दिस कैन प्रैक्टिकली हैपन. और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंडा है बिकॉज अगर आप ऐसे देखो इसको तो दिस इज वन वे इन विच दिस इज वन सिचुएशन इन विच यू विल बी एबल टू सी द बैक ऑफ योर हेड. कि अगर मान लो लेट अस से कि कोई बंदा है और ये बंदा इस तरह से बैठा है, दिस इज द नोज, सो दिस इज काइंड ऑफ द फेस. अब अगर मान लो सपोज इसके सिर के पीछे से एक लाइट रे निकलती है और ये घूम के वापस इसकी आईज में आ जाती है, तो दिस पर्सन विद द हेल्प ऑफ दिस रे इस बंदे को अपने सिर के पीछे वाला पार्ट भी अपने आप ही दिखाई पड़ दे जाएगा. इसको कोई मिरर की किसी और चीज की रिक्वायरमेंट होगी नहीं. तो फॉर कटिंग योर ओन हेयर में भी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. कोरोना वगैरह के चक्कर में मान लो इफ यू आर कटिंग योर ओन हेयर तो आप बड़े आराम से इस तरह की सिचुएशन में अपने सिर के पीछे के बाल भी खुद ही काट सकते हो. सो व्हाटएवर. एनीवे चलो ठीक है, सिली जोक्स अपार्ट, नाउ लेट्स गेट बैक टू फिजिक्स. देखो अब ये सब हटा देते हैं और तो जो कंडीशन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है. बाकी थोड़ा सा 2 मिनट वीडियो पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो एंड देन वी विल सी एग्जैक्टली कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है. तो देखो इसके बाद हमें निकालना है कि अंडर व्हाट कंडीशंस, मतलब हाउ शुड म्यू वेरी विद r where r is the distance from center, ताकि ये कंडीशन आपकी अचीव हो जाए. ये अपने को चाहिए. तो अपना सबसे पहले तो फॉर्मूला वापस लेके आते हैं. हमने ओरिजिनल फॉर्मूला देखा था दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू dn बाई dt. अभी सबसे पहला पॉइंट, इस पर्टिकुलर केस में लाइट रे जा रही है सर्कुलर, दैट मीन्स लाइट रे का जो नॉर्मल है, दिस नॉर्मल इज नथिंग बट स्मॉल r. अब नॉर्मल अगर स्मॉल r है, ये स्मॉल r मतलब रेडियस, तो इसका मतलब है कि हम एक तो dn की जगह लिख सकते हैं dr. एक बात तो ये कर सकते हैं. और दूसरा आपने को बताया कि लाइट का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, जो लाइट रे का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी आपके AC r के बराबर होगा. सो इफ यू पुट द थिंग्स प्रॉपर्ली इन दिस इक्वेशन यू विल हैव r इक्वल टू माइनस म्यू इनटू dr अपॉन d.
ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन कि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है देन किसी भी आर के ऊपर अगर आप लाइट रे फायर करोगे तो वो अपने आप सर्कुलर पाथ करके वापस आ जाएगी। और अब इसके बाद देख लो कि इस इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, बस आगे थोड़ा बहुत कुछ इंटीग्रेट करना है। नाउ यू गाइस आर ऑल गुड एट दैट, सो यू कैन सी कि t mu by mu is equal to minus dr by r, ये इक्वेशन हो गई। बस अब इसको दोनों साइड आप इंटीग्रल लगा दो, लॉग वॉग करके आपका इंटीग्रल आ जाएगा। सो लेट्स जस्ट सॉल्व दैट। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन वीडियो पॉज करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ खास बचा नहीं है क्वेश्चन में। तो यू कैन इजीली सी कि इंटीग्रेट वगैरह करके आपका ये चीज आ जाती है। c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, किसी प्रॉब्लम में कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज दी है तो यू कैन गेट c आउट ऑफ दैट, और बाकी अभी c अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अपने को म्यू निकालना था, तो अभी आप देख लो कि म्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी c मल्टीप्लाइड बाय r। नाउ r इज नथिंग बट कैपिटल R प्लस h, ये आप डाल दोगे, ये अपना काम हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड वेरी, और वेरी इस तरह से वेरिएशन होगा तो आपका काम हो जाएगा। और नाउ देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक हियर, माइनस साइन आपका नहीं रहेगा, सॉरी माइनस साइन को जब भी इधर लेके जाओगे तो दिस विल बी अ प्रोडक्ट म्यू इनटू r इक्वल टू c, सो दिस विल बी म्यू इक्वल टू दिस थिंग अपॉन r। The correct thing would be mu equal to c upon r plus h। ये ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली r बढ़ने से म्यू कम होना था, हाइट के साथ म्यू कम होगा तभी बेंडिंग ऐसे होगी। अगर उल्टा हो जाता, हाइट बढ़ने से म्यू बढ़ता तो ज्यादा डेंस मीडियम इधर होता तो लाइट रे ऐसे बेंड हो जाती, इट वुड नॉट कम बैक एट ऑल। सो देयरफॉर दिस वुड बी द करेक्ट रिलेशन। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो, और इस तरह के हजारों क्वेश्चंस बना सकते हो। बस जो बेसिक रिजल्ट है ये वाला, ये ध्यान रखना, और इसको आप अच्छे से समझ लेना, इसको किस जगह कैसे यूज करते हैं। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व मल्टीपल एग्जांपल्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर